हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए खाकी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 को। दोस्तों, हमने 1 से लेकर के 5 तक के टेस्ट को काफ़ी अच्छे से करा रखा है। ये हमारा आज का टेस्ट नंबर 6 होगा। आप सभी को हम बता दें कि एडुटेक के द्वारा 3 मई 2025 से प्रत्येक सैटरडे और संडे को ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है। ठीक है, उसी का हमारा यह टेस्ट नंबर 6 होगा। पिछले संडे को टेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि पिछले संडे को मद्य निषेध का एग्ज़ाम था। ठीक है, आइए दोस्तों हम देखते हैं आज के अपने सेट नंबर 6 के सभी प्रश्नों को। दोस्तों, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आपने 1 से लेकर के 100 में कितना स्कोर अचीव किया। पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके थोड़ा देर बाद हम उत्तर को बताएंगे। ठीक है, आइए आज का हमारा पहला प्रश्न होगा कि आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 75.79% रहा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में किया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना की पहली बार कब लॉन्च किया गया था। तो इस योजना को पहली बार लॉन्च किया गया था 19 फरवरी 2015 को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेचल रिव्स बनी है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है जनवरी 2025 में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मकरविलक्कू त्यौहार यह केरल में मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3.16 लाख करोड़ रुपए का बिहार सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के मोहम्मद सलीम ने हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, फिलिस्तीन के। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव अनावरण का सर्वाधिक कमी किस राज्य में देखी गई है। तो मैंग्रोव वन होता है जो, उस मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा कमी किस राज्य में देखा गया है। तो देखा गया है गुजरात राज्य में। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मात्य जय किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत से लिया गया है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को 107वां राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि ऑपरेशन टिक्का का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है। ऑपरेशन टिक्का का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है।
विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया है किसको? तो श्रीनगर को, शिल्प सिटी श्रीनगर। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक परिसर का उद्घाटन 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया, IIT दिल्ली में किया गया। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद ICC T20 क्रिकेट विश्व परिषद पुरुष 2024 का 9वां संस्करण का खिताब जीता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किस तिथि को लागू किया गया? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2024 को। ठीक है दोस्तों, हमें कुछ मतलब कि नई योजनाएं जो किसी चीज़ में बदलाव होता है वो अधिकतर 1 जुलाई को ही होता है। ठीक है, जैसे कि हमें लगता है कि GST भी 1 जुलाई को आया था, प्लास्टिक भी पूर्णतः रूप से बैन किया गया 1 जुलाई को ही, और नया संविधान में जो परिवर्तन हुआ वो भी 1 जुलाई को ही। तो ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख करके मार देंगे। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजया रहेटकर जी बनी है। आइए हम प्रश्न नंबर देखेंगे 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हालिया जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य पे है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहार सबसे अंतिम स्थान पे है। दोस्तों SDG क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। भारत सरकार द्वारा 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने तक? 2030 तक। और इसमें टोटल कितना लक्ष्य है? तो इसमें टोटल 17 लक्ष्य है। इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किस राज्य का रहा भारत में? तो केरल राज्य का रहा। और सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा? तो बिहार का सबसे अंतिम स्थान रहा इसमें। और भारत ने इसमें कितना रैंक अचीव किया? तो 71 रैंक अचीव किया। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। दोस्तों ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दी गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। ठीक है दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है इसलिए कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रही है। ठीक है, उसे आप थोड़ा इग्नोर करेंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय क्या है? न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांच किया जाए। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी के कार्यकाल में किया गया। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार यह मौलिक अधिकार है, लेकिन काम पाने का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा कि अवशिष्ट सूची का विषय कौन नहीं है? तो साइबर कानून यह अवशिष्ट सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है। ठीक है, तो कौन है? तो साइबर कानून शामिल है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 25।
प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द का क्या अर्थ होता है। हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धसैनिक बल होता है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, दोस्तों ये आपको इस पीडी वगैरह में भी नहीं मिलेगा, बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, आप देख लेंगे। प्रश्न नंबर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना से संबंध के उपबंध करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने के लिए अधिकृत है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानसभा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NSSO के द्वारा। ठीक है, क्या किया जाता है, तो गरीबी रेखा निर्धारण क्या किया जाता है, किससे, तो NSSO के द्वारा। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइट का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइट का गुण नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकर्णित नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, उसे देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेडियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, दोस्तों इस तरह का प्रश्न में बच्चे फंस जाते हैं, आपको ना फंसे इसके लिए हम थोड़ा मेथड बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हमको अगर नहीं पता होगा, इस चारों में से किसी एक का पता होगा, ठीक है, तो हम इसमें कूट के माध्यम से आंसर को पता कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि हमको पता है केवल हाइग्रोमीटर, तो हमको पता है कि हाइग्रोमीटर मापता है क्या, तो आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता, तो केवल हमको यही पता है, बाकी हमको दोनों में तीनों में से कोई नहीं पता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता मापता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस में दिया गया है कि बी का 4, तो बी का 4 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो ये मिल गया, बाकी आपका सभी एकदम करेक्ट हो गया। तो इसके लिए ये मेथड काफ़ी आसान होगा। ठीक है, आइए हम देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 33 को। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों को बाहर निकलना यह उपयुक्त उदाहरण है। कह रहा है कि एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उससे धूल के कणों का बाहर निकलना यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि कोई जेट विमान किससे के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट विमान काम करता है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार क्या होता है, क्योंकि इसके परमाणुओं के बीच दूरी बढ़ती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा है, यानी कि पुनर्वर्तित हो जाती है। ठीक है, तरंगों के अध्यारोपण की घटना में तरंग ऊर्जा पुनर्वर्तित हो जाती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 37 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का चश्मा कौन से दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है, तो दृष्टि दोष हम आपको बता देते हैं। दृष्टि दोष टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अभिदुक्ता दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अभिदुक्ता। तो अभिदुक्ता जो
होता है ना रोग, उसमें हम प्रयोग करते हैं बेलनाकार लेंस का, ठीक है, अभिदुक्ता में, ठीक है। आइए हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है कि उच्च प्रतिरोध वाले श्रेणी में जुड़े गैल्वेनोमीटर को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि पक्षियों में हड्डियां कैसी होती हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, होलो और हड्डियों में हवा भरा होता है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 42 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? ठीक है, सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, टेलोफेज, ठीक है। कौन हो जाएगा? टेलोफेज। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि टेकोफेरॉल मुख्य रूप से संघटित होता है। टेकोफेरॉल किसे कहते हैं? किस विटामिन को टेकोफेरॉल कहते हैं? तो आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं विटामिन के बारे में। दोस्तों, विटामिन ए को क्या कहते हैं हम? तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। विटामिन बी सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं हम? तो टेकोफेरॉल कहते हैं, ठीक है। विटामिन ई को क्या कहते हैं हम? टेकोफेरॉल कहते हैं। तो हमको पता है कि कौन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है और कौन कौन सी विटामिन लीवर में घुलनशील होती है। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये कहाँ घुलनशील होती है? तो जल में घुलनशील होती है, ठीक है। और विटामिन बी और सी ये कहाँ घुलनशील होती है? तो यह जल में घुलनशील होता है और यह लीवर में संघटित होती है, ठीक है। सॉरी, यह लीवर में संघटित होती है और बी और सी जो है वह जल में घुलनशील होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टेकोफेरॉल मुख्य रूप से संघटित होती है, कहाँ संघटित होती है? तो यकृत में संघटित होती है। यकृत को ही हम लीवर कहते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा किस प्रकार मुक्त होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपापचयी ऊर्जा के द्वारा मुक्त होती है, ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज, ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है? जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्नलिखित में से संश्लेषित की क्षमता नहीं रखता है, ठीक है। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस और अग्नाशयी रस। प्रश्न नंबर 49, हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों का डैश रूप में रखा गया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों का आयताकार स्वरूप में रखा गया था, ठीक है। किस आकार में रखा गया था? तो आयताकार आकार में रखा गया था शहरों को। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है, एक सेकेंड। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीशे के सिक्कों की
लिए एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो शीशों के सिक्के के लिए 7 वाहनों के द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 51 को। प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी और इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता थी। तो दोस्तों 1, 2, 3 तीनों की तीनों बिल्कुल करेक्ट है। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में खनिज किससे संबंधित है। मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भू राजस्व से संबंधित है खराज शब्द। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मध्यस्थ महाजनपद स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में स्थित है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है। तो यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसे विराटनगर इसकी राजधानी हम कह सकते हैं, मत्स्य का विराटनगर जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54 को। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हैबिट हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान करना है। तो आइए हम यहाँ पे मिलान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे बताए थे पिछले बार कैसे मिलान करना उसी तरह से मिलान कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों एक को हम देखेंगे बाकी सब समझ में आ जाएगा। देखिए हमको पता है कि भारतीय विद्यालय अधिनियम, तो भारतीय विद्यालय अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था। तो यह कर्जन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो हमको देखना है कि डी का दू है कौन सा ऑप्शन में। तो 4 में। ठीक है, अब हम सबको देख लेते हैं। ठीक है, क्लाइव के द्वारा क्या लाया गया था। तो क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लाया गया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्या लाया गया था। तो राज्य विलाप नीति लाया गया था। ठीक है, और हम फिर देखेंगे आपको एक सेकेंड फिर से हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्या लाया गया था। बंगाल में द्वैत शासन लाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकेंड लॉर्ड क्लाइव के द्वारा क्या लाया गया था। बंगाल में द्वैत शासन। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा क्या लाया गया था। सहायक संधि। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था क्या। तो राज्य विलाप नीति। और कर्जन के द्वारा क्या लाया गया था। भारत विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लगा, आप देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 55 को। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है। कि सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 56, भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध का आत्मसमर्पण किया था। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। तो क्यों किया था। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरने के कारण किया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 57 को। प्रश्न में 57 कह रहा है कि 1926 में गठित रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किसने की थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीडिंग ने की थी। दोस्तों हम थोड़ा तेज़ी में चलेंगे। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 58 को। प्रश्न नंबर 58 को ये मिलान करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, समाचार दर्पण। तो ये हो गया जेसी मार्क्समैन। ठीक है, यहाँ पे हमने एकदम करेक्ट मिलान कर दिया, आप देख लेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न में 59 कह रहा है कि 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले हुआ था बैरकपुर से। ठीक है, सबसे पहले बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जो मंगल पांडे ने सबसे पहले यहाँ पे आवाज़ उठाया था। ठीक है, कहाँ से वो थे। तो 34वीं इन्फेंट्री से थे, बैरकपुर से। ठीक है, बैरकपुर छावनी से। तो यहाँ पे पहले 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा और फिर हो जाएगा कहाँ से। तो
फिर हो जाएगा मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई को, उसके बाद क्या हो जाएगा तो दिल्ली से, फिर झांसी से। ठीक है, आइए हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, आइए हम देखेंगे यहाँ पे सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी। तो रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919 में ही लाया गया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, कब लाया गया था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में लाया गया था। रॉलेट सत्याग्रह ये भी 1919 में आया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन जो हुआ था वो 1920 में हुआ था। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक किसने समर्थन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक का समर्थन किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है दोस्तों, यह दरोगा का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार पूछा गया, इसलिए हम इसे कई बार आपको दोहरा भी दिए हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत लोग इसमें क्या मारते हैं तो डायरेक्ट महात्मा गांधी जी मारते हैं भारत छोड़ो आंदोलन दे करके, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो हम तेजी में खींचते हैं। पंचशील के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे शामिल नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता। ठीक है, प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहना और लीला जन नदी। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या रहा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51.50 रहा। ठीक है, 51.50 रहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 65, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 है कि स्वस्थाने जिसे इंस्टीट्यूट कहते हैं, स्वस्थाने जिसे इंस्टीट्यूट कहते हैं, इसमें क्या होता है? तो इसमें वनस्पतियों या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में ही होता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, एक होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। ठीक है, तो इन सिटू क्या होता है? अगर हम वनस्पति या जंतुओं का उनके संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही करें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इन सिटू। अगर हम उससे जैसे कि किसी जंतु को हम उसके प्राथमिक स्थल से उठा करके कहीं और ले जाकर के उसका पालन पोषण करते हैं तो उसे हम कहेंगे एक्स सिटू। ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 67 को। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में ज्वार भाटा आता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है तो ज्वार भाटा आता है। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी भूप्रकृति का प्रमुख तत्व होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन होता है। आइए प्रश्न नंबर 69 को देखेंगे। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषण प्रकृति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है इसे मिलान करना। ठीक है, आइए हम थोड़ा इसे देख लेते हैं। मिलान कर, चलिए इस प्रश्न का आप हमें खुद से सजा करके आप हमें उत्तर कमेंट में दीजिएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन हम आपसे कमेंट में चाह रहे हैं। ठीक है, आप हमें खाली ऑप्शन बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन नंबर उत्तर सही होगा। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 71 को। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल घाटी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 72 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है? हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 क्या कह रहा है? तो आइए हम इसे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। बांदीपुर वन्यजीव
संरक्षण कर्नाटक में है। चलिए यहाँ पे देखें शिकारी देवी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और दांची ग्राम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन पाखेल जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, यहाँ पे यही गलत है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 74 को। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य हुए। आइए हम प्रश्न नंबर 75 को देखेंगे। पृथ्वी की अंतरिम परत नीफे निम्नलिखित का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता से हुई है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल और फेरस। ठीक है, आइए हम देख लेंगे प्रश्न नंबर 76 को। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चदुम्बी महोत्सव मनाया जाता है, तो चदुम्बी महोत्सव मनाया जाता है असम में। प्रश्न नंबर 77, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 थोड़ा सा धुंधला, हम पढ़ देते हैं आपको। देश के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 79 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से अनुमोदित करता है, कौन करता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, गन्ने का रेट केवल कौन अलग करते हैं, तो गन्ने के रेट के लिए अलग एक समिति का गठन किया गया है, और बाकी अधिक जो 24 प्रकार के फसल है उनके लिए MSP अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन गन्ने के लिए एक सेपरेट होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, 24 फसलों में गन्ना नहीं आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बताएं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 81 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है, नगद आरक्षित अनुपात को समझाया जा सकता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमा राशि का अंश जो RBI के पास रखते हैं। बैंक अपनी जमा राशि का कुछ पार्ट्स RBI के पास रख देते हैं, जिससे हम नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, यानी CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो अंग्रेजी में इसे कहते हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 82 को। प्रश्न नंबर 82 है यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौकीदार की आय को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। जॉन रस्किन यहाँ पे अनटू द लास्ट, और जियोवांत्री स्टोरी या डेमोक्रेटिक थ्योरी, और एस जयशंकर यहाँ पे द इंडिया वे, ये सभी के सभी एकदम मिलान सही है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, स्टीव स्मिथ ये गलत है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ए व्हील ऑफ हिस्ट्री यह गलत है, बल्कि व्हील ऑफ हिस्ट्री कौन लिखा था, तो राम मनोहर लोहिया जी ने लिखे थे। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 84 को। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि रुक्मिणी देवी अरुंडले किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम की। आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी असम में स्थित है गोपी बारदोली नाथ हवाई अड्डा। ठीक है, बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो गुवाहाटी असम में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 86 को। 86 में दिया गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। आइए हम यहाँ पे मिलान कर देते हैं। ठीक है, 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस।
22 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एकदम करेक्ट मार दिया। आप देख लेंगे, मिला लेंगे उत्तर। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि मलावी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? मलावी की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिलोंगवे। ठीक है, मलावी गणराज्य की राजधानी कौन सी है? तो लिलोंगवे। आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो राज्य की कुल आबादी है 13,07,25,310। 13,07,25,310। 13,07,25,310 यह बिहार की नई आबादी है। ठीक है, आइए हम देख लेंगे प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम अंकित की गई है? तो सबसे कम साक्षरता दर अंकित की गई है दादरा नागर हवेली एवं दादरा नागर हवेली में। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि राम खेल रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम खेल रहा है। तो राम क्या खेल रहा है? तो अगर हमको उत्तर मिल जाता है कि राम क्या खेल रहा है, अगर लिखा रहता राम क्रिकेट खेल रहा है, राम बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है, तो राम हॉकी खेल रहा है, तो हमको उत्तर मिल रहा है कि राम क्या खेल रहा है? तो ये खेल खेल रहा है। तो उत्तर नहीं मिला, इसलिए हो जाएगा अक्रमक क्रिया। ठीक है, अगर उत्तर मिल जाता तो होता सकर्मक क्रिया। ठीक है, राम रो रहा है। तो राम क्या रो रहा है? कुछ है नहीं है ना। तो राम खेल रहा है, तो राम क्या खेल रहा है? कैरम बोर्ड खेल रहा है। तो हमें नाम मिल जाता तो हो जाता हमें सकर्मक क्रिया, और नाम नहीं मिला तो हो जाएगा अक्रमक क्रिया। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अक्रमक क्रिया। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 91 को। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इति प्लस आदि यानी इत्यादि। ठीक है, प्रश्न नंबर 92 भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए एक उचित चयन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन तपस्या करना यानी भागीरथ प्रयास होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 93 चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड सी, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स अ न्यू वर्ड कैन बी फॉर्मेड बाय एडिंग द सफिक्सेशंस। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, कलेक्ट। ठीक है, आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 मैथ्स का है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 96 भी दिखा दें। ये आपको किसका है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 97 दिखा दें। 97 भी आप देख लीजिएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 98 को भी आप दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर 98 इसे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको किसका है? तो आपको ये वृत्त से रिलेटेड है, इसे भी आप देख लीजिएगा। इसे देख लीजिए आप, ये टाइम एंड वर्क है, इसे भी आप बना लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 100, इसे भी आप अच्छे से बना लीजिएगा। हमारा प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 100 तक कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।